प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। उधर जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का संगठन कर देश को आजाद कराने के लिए संकल्प कर चुके थे, उनके दिल्ली चलो नारे ने सारे भारत में नव जागृति पैदा कर दी थी। भारतीयों को अनुभव होने लगा था कि आजादी अब दूर नहीं। सन 42 के आंदोलन को ब्रिटिश सरकार ने अपनी बर्बर दमन नीतियों से दबा तो दिया था, पर भारतीयों के हृदय में आजादी की आग अभी भी धधक रही थी और वो आजादी पाकर ही शांत हो सकती थी। इस बीच सन 1943 में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बंगाल में पड़ा था, पर इसका असर बिहार, उड़ीसा और मद्रास में भी पड़ा था। इतिहासकार लिखते हैं कि यह संसार का सबसे बड़ा मानवकृत अकाल था, जहां एक ओर हजारों की तादाद में पुरुष, स्त्री और बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे, वहीं दूसरी ओर अनाज सरकारी गोदामों में पड़ा सड़ रहा था। यह अकाल ब्रिटिश सरकार की दमन नीति का अंग था। इसके जरिए एक तरफ तो बंगाल की क्रांतिकारी भावना और 1942 के आंदोलन के लिए सजा दी जा रही थी, तो दूसरी ओर ये बढ़ती हुई जापानी सेनाओं का मुकाबला करने का ब्रिटिश सरकार का ढंग था। अंग्रेजों की नीति थी, आग लगाओ, भूखा मारो और बहादुरी से पीछे हट जाओ। वो लाखों की तादाद में फूके हुए, भूख और मरे हुए आदमियों से जापानी सेनाओं का मुकाबला करना चाहती थी। दरअसल ब्रिटिश सरकार को यह डर था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज की मदद बंगाल की जनता अवश्य करेगी, इसलिए उस जनता को पहले ही तबाह कर दो। यही कारण था कि इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने इतने बड़े अकाल को कोई महत्व नहीं दिया, जबकि उसमें 10 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। महात्मा गांधी जेल में होते हुए भी वॉयसरॉय को पत्र लिख लिखकर बराबर चेतावनी दे रहे थे कि ब्रिटिश सरकार की अनीतियों और अत्याचार के कारण किस तरह भारतीय जनता यातनाएं और असहाय पीड़ा भोग रही है। जब इनका कोई असर नहीं हुआ, तो महात्मा गांधी ने 10 फरवरी 1943 से 21 दिन का उपवास करने की घोषणा कर दी। आखिर 10 फरवरी 1943 को प्रातः 9 बजे आगा खां महल में महात्मा गांधी ने अपना उपवास शुरू कर दिया। उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट किया कि यह उपवास राजनैतिक कैदियों को अकारण दी जाने वाली यातनाओं और बिना अपराध घोषित किए ही दंड देने के विरोध में किया जा रहा है। गांधी जी के उपवास की खबर सारे देश में जंगल की आग जैसी फैल गई। 20 फरवरी 1943 को गांधी जी का स्वास्थ्य एकदम गिर गया। सारे देश में अजीब सी हलचल मच गई। हर पल संकट और बेचैनी से गुजरने लगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल गांधी जी के साथ कोई रियायत करने के लिए तैयार नहीं था। उन्हें कैद से छोड़ने की बात तो दूर थी। आखिर 24-25 तारीख तक गांधी जी का स्वास्थ्य पुनः गति में आ गया। 3 मार्च को नारंगी का रस पीकर गांधी जी ने उपवास छोड़ा। इनके इस उपवास का फल ये हुआ कि भारत की जनता एक बार फिर कुछ करने को उठ खड़ी हुई। उधर आजाद हिंद फौज की गतिविधियों की जो खबरें आ रही थीं, उनसे भी भारतीयों के हौसले बुलंद हो गए थे। जय हिंद राष्ट्रीय नारा बन चुका था। 22 फरवरी 1944 को आगा खां महल में बीमारी के दौरान गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा का निधन हो गया। उन्हें आगा खां महल से हटाकर अस्पताल ले जाने की सारी कोशिशें बेकार गई थीं, क्योंकि वो अपनी अंतिम सांस गांधी जी के पास लेना चाहती थीं। गांधी जी ने कहा था, बा की मृत्यु से मेरे जीवन में जो सूनापन आ गया है,
उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। इसके बाद गांधी जी बीमार हो गए। जनता और ब्रिटिश सरकार दोनों को चिंता हुई। आखिर 6 मई 1944 को गांधी जी जेल से मुक्त कर दिए गए। अब तक मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग को काफी स्पष्ट शब्दों में कहने लगे थे। जेल से छूटने के बाद गांधी जी कई बार जिन्ना के घर गए और विभाजन के मसले पर कई घंटे बात की, लेकिन इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, क्योंकि जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर डटे रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी और जापान की हार से ब्रिटिश शासन के हौसले बढ़ने लगे थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने चुनावों की घोषणा कर दी। उन्होंने चुनाव में समाजवाद का विरोध किया और पूंजीवाद का समर्थन किया। परिणाम यह हुआ कि चर्चिल की पार्टी हार गई और मिस्टर एटली के नेतृत्व में श्रमिक सरकार की स्थापना हो गई। उधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने सवाल था कि आजाद हिंद फौज का क्या किया जाए। इसके साथ ही 2 और काम थे। पहला ये कि सिंगापुर में मौजूद रानी झांसी रेजिमेंट की 1500 लड़कियों को 6-6 महीने का खर्चा देकर उन्हें उनके माता-पिता या रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचा दिया जाए। दूसरे, शहीद स्मारक का शिलान्यास तो हो चुका था, पर उसे बनाना बाकी था। आखिर सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि आजाद हिंद फौज के सैनिक गिरफ्तारी देंगे। रानी झांसी रेजिमेंट की लड़कियों को जल्दी ही उनके घरों को भेज दिया गया। फिर कर्नल स्ट्रेली के प्रयास से एकता, विश्वास और बलिदान नाम के 3 स्तंभों वाला एक भव्य स्मारक सिंगापुर के समुद्र तट पर बना दिया गया। अब ये निश्चय होना था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गिरफ्तारी दें या न दें। सभी साथियों ने ये निर्णय किया कि अगर आजादी की लड़ाई की मशाल जलाए रखना है तो नेताजी किसी और देश में चले जाएं, जहां वो अपने प्रयासों को जारी रखें। ये निर्णय नेताजी पर छोड़ा गया कि वो कहां जाएंगे और अपने साथ किन्हें ले जाएंगे। आखिर 16 अगस्त 1945 को नेताजी ने कर्नल हबीबुर रहमान और श्री अय्यर के साथ एक जापानी बमवर्षक विमान द्वारा सवेरे 9:30 बजे सिंगापुर छोड़ दिया। वो पहले बैंकॉक पहुंचे। रात्रि को जनरल भोसले के यहाँ विश्राम किया। वहां से कर्नल गुजारा सिंह, मेजर आबिद हसन और देवनाथ दास भी साथ हो गए। बैंकॉक से ये लोग 2 विमानों में 17 अगस्त की सुबह चले और 10 बजे तक सैगोन पहुंच गए। वहां जापानी अफसरों ने कहा, हमारा एक विमान यहां से जाने वाला है, पर उसमें केवल एक ही व्यक्ति को स्थान मिल सकेगा। आखिर बहुत प्रयत्न के बाद नेताजी को एक और व्यक्ति साथ ले जाने की अनुमति मिल गई। तब कर्नल हबीबुर रहमान नेताजी के साथ हो गए। 17 अगस्त 1945 को शाम 5:15 बजे वो विमान सैगोन हवाई अड्डे से अज्ञात स्थान के लिए उड़ा। उसी शाम वो टुरेन पहुंच गया। दूसरे दिन यानी 18 अगस्त को वो विमान सुबह 8 बजे टुरेन से उड़ा और फार्मोसा द्वीप के ताइहोकू स्थान पर पहुंचा। इसके बाद जब वो वहां से दोपहर में उड़ा तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कर्नल हबीबुर रहमान के बयान के अनुसार सभी लोग घायल हो चुके थे। नेताजी भी घायल हुए थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। 21 अगस्त को जब उनके निधन का समाचार प्रसारित हुआ तो सारा विश्व स्तब्ध रह गया। लेकिन काफी दिनों तक भारतीय जनमानस को ये प्रश्न परेशान किए रहा कि क्या वास्तव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई है। लोगों के मन में एक विश्वास घर किए हुए था कि नेताजी जीवित हैं। जो भी हो, इतना अवश्य है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय जनता और सेना के हृदय में आजादी की जो लौ जलाई, उसके लिए उनका नाम अमर रहेगा। गांधी जी को जेल से मुक्त करने के बाद तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड वेवेल ने एक योजना तैयार की। इसके बारे में कहा गया कि इससे देश में राजनीतिक तनाव कम होगा और देश पूर्ण स्वराज्य की ओर बढ़ सकेगा।
जेल में बंद सभी नेता 15 जून 1945 को छोड़ दिए गए। लॉर्ड वेवेल ने अपनी योजना पर विचार करने के लिए 25 जून को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इसमें सभी नेताओं को बुलाया गया। कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि ये सम्मेलन असफल न हो। गांधी जी ने बहुत सी बातें इसी कारण मान ली, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की हठधर्मी के कारण सम्मेलन असफल हो गया। इसके बाद 25 अगस्त को वायसरॉय वेवेल लंदन गए। वहां उन्होंने नई श्रमिक सरकार के नेताओं से बातचीत की और भारत लौटकर 19 सितंबर 1945 को केंद्रीय विधानसभा के लिए आम चुनावों की घोषणा कर दी। उधर आजाद हिंद फौज के अफसरों को बंदी बनाकर भारत लाया गया और उन पर भारतीय सेना से भागने और सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। सबसे पहले जिन 3 अफसरों पर मुकदमा चला वे थे शाहनवाज खां, ढिल्लों और सहगल। ये मुकदमा लाल किले में चलाया गया था। उनकी पैरवी करने के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ बैरिस्टर भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू गए थे। आजाद हिंद फौज के अफसरों पर मुकदमा चलाए जाने से देश भर में क्रोध की भावना उबल पड़ी थी। देश के कोने कोने में आजाद हिंद फौज की देशभक्ति के गीत और नारे गूंजने लगे थे। आम जनता और स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने जय हिंद के अभिवादन को राष्ट्रीय अभिवादन के रूप में अपना लिया था। इसी बीच कांग्रेस कार्य समिति ने आजाद हिंद फौज के संबंध में एक प्रस्ताव पास करके कहा, कांग्रेस इस पर गर्व करते हुए भी कि विदेशों में अभूतपूर्व परिस्थितियों में श्री सुभाष चंद्र बोस ने जिस आजाद हिंद फौज का संगठन किया, उसके लोगों की कुर्बानी, अनुशासन, देशभक्ति, बहादुरी तथा अपनी सद्भावनाओं का प्रदर्शन किया, तथा ये मानते हुए भी कि कांग्रेस के लिए ये उचित तथा ठीक है जिन फौजियों पर मुकदमा चल रहा है उनकी पैरवी की जाए और इस फौज के ऐसे लोगों को जिनको मदद की जरूरत है मदद की जाए। कांग्रेसियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि इन लोगों की पैरवी करने तथा मदद देने का ये अर्थ नहीं है कि कांग्रेस किसी तरह स्वराज्य प्राप्त करने की अपनी अहिंसा संबंधी नीति से विचलित हो गई है। मुकदमे की कार्रवाई अखबारों में विस्तार से छपने लगी थी। उनमें दिए गए बयानों के जरिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहादुरी की झांकियां लोगों के सामने आने लगी थीं। लोग उन्हें पढ़ पढ़कर नेताजी के दीवाने बन गए। 23 जनवरी 1946 को जब उनका जन्मदिन आया तो सारे देश में उसे बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कलकत्ते में तो जोश की आंधी ही आ गई। आजाद हिंद फौज के जो अफसर गिरफ्तार हुए थे वे जनता की आंखों के तारे बन गए थे। सारे देश में एक बार फिर से हिंसात्मक क्रांति भड़क उठी। कलकत्ते में तो ये हालत हो गई कि अंग्रेजों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया। जनता और ब्रिटिश सेना में खुला संघर्ष शुरू हो गया। इसमें महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे जो अंग्रेजों को चुनौती दे रहे थे। मुकदमे की कार्रवाई के दौरान भूलाभाई देसाई ने बड़े प्रभावशाली शब्दों में कहा, किसी भी गुलाम देश का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ हथियार उठाकर लड़े। अदालत ने फिर भी शाहनवाज, ढिल्लों और सहगल को मृत्युदंड की सजा दी, लेकिन जन विरोध को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अंत में तीनों जनरलों को रिहा कर दिया। इस बीच केंद्रीय विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। प्रांतीय निर्वाचनों में 8 प्रांतों में पूर्ण बहुमत कांग्रेस को प्राप्त हुआ। 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी। आजाद हिंद फौज केवल भारतीय स्वतंत्रता की एक गौरवमय चेष्टा ही नहीं थी, बल्कि इसके बाद की भारतीय राजनीति पर कुछ बहुत गहरे प्रभाव भी डाले। इसने भारत में एक नवीन क्रांतिकारी धारा को जन्म दिया। जनता में आजाद हिंद फौज की प्रशंसा के कारण ब्रिटिश भारतीय फौजों में जिन भयंकर विस्फोटों का सूत्रपात हुआ, उसके कारण ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पैर भारत से उखाड़ने में बहुत सहायता मिली। साथ ही आजाद हिंद फौज ने सांप्रदायिक एकता का महान आदर्श उपस्थित किया।